चिलचिलाती गर्मी में गर्भवती शांति सड़क पर नंगे पैर चली जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। प्यास से उसका गला सूख रहा था, लेकिन आसपास कहीं भी पानी नहीं था। पानी क्या, कुछ भी नहीं था। कोई भी उम्मीद नहीं थी उसके साथ। वो तो बेचारी बस चली जा रही थी। हे भगवान, इस तरह से जीने से अच्छा तो मुझे भी अपने पास बुला ले। शांति ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वो तो गर्भवती है। अगले ही पल उसने अपने पेट पर हाथ रखा और नहीं नहीं, मैं अब अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे पति की आखिरी निशानी भी है। इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता है। एक पल तो इसके दामन में ढेर सारी खुशियां होती है, तो अगले ही पल बहुत सारे आंसू भी हो सकते हैं। एक पल में कोई जन्म लेता है, तो दूसरे पल में कोई हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चला जाता है। वो दूसरी दुनिया जहाँ से कोई भी लौटकर वापस नहीं आता। ये कहानी शांति की है। कल तक जिसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी, आज उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। देखिए, ये तो अन्याय है। भगवान के लिए आप लोग मुझे इस घर से मत निकालिए। मुझे यहाँ से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाओगी? नहीं जाओगी। उसका ठेका हमने नहीं ले रखा है। बस अब तुम इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहोगी, यही फाइनल है। माँ जी, ऐसा मत करिए। आपको पता है ना, मेरे पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। देखो भाभी, भैया जब तक थे तो ठीक था। इस बच्चे से और आपसे हमारा रिश्ता था, लेकिन अब जब वो नहीं रहे तो क्या बच्चा और क्या आप? शांति का पति दिवाकर एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था। दिवाकर की रगों में बहादुरी भी कूट कूट कर भरी थी। एक दिन की बात है, दोपहर के 12 बजे थे। उस दिन बैंक में काफी भीड़ थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बैंक बंद था। सर, मुझे 100 के नोट दीजिएगा प्लीज। हाँ, वही दे रहा हूँ। बैंक में सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दिवाकर भी हाथ में बंदूक पकड़े पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी दिवाकर को बैंक के एक कैशियर के पास लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ 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 बचाओ, बैंक में लुटेरे घुस आए हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। ओए, चुप कर, नहीं तो एक ही गोली में तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिला दूंगा। देखो भाई लोग, हम लोग जरा शरीफ किस्म के लुटेरे हैं, इसलिए हमारे दिमाग की दही मत करो। हमें अपना काम करने दो, नहीं तो हमारे बंदूक में इतनी गोलियां हैं कि यहाँ लाशें बिछा देंगे हम। बैंक में खड़े सभी लोग सहम गए। उसके बाद वे लुटेरे बैंक का सारा पैसा एक बैग में इकट्ठा करने लगे। दिवाकर ये सब दूर से देख रहा था। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज दिवाकर के कानों में आई। नहीं दूंगा, मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। बड़ी मेहनत से ये पैसे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए हैं। मैं तुम लोगों को एक पैसा नहीं दूंगा। अबे बुड्ढे, समय से पहले क्यों जाना चाहता है यमराज के पास? चल, जो है तेरे पास निकाल। नहीं निकालूंगा। तुम लोग चाहे मेरी जान ही क्यों न ले लो। बूढ़े की बात सुनकर लुटेरे जोर जोर से हंसने लगे। देखो भाई लोग, हम लोग तो नहीं चाहते हैं किसी को टपकाना, लेकिन वो क्या है ना कि ये बुढ़ऊ कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, पॉपकॉर्न की तरह, तो इसे जरा हम शांत कर देते हैं। ये कहकर उस लुटेरे ने उस बूढ़े आदमी पर बंदूक तान दी, लेकिन वो जैसे ही उस पर गोली चलाने वाला था, दिवाकर वहां आ पहुंचा और उन लुटेरों से भिड़ गया। मेरे रहते मैं तुम लोगों को यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अच्छा तो ठीक है, हम तुम्हारी जान ही ले लेते हैं। दिवाकर था तो अकेला, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके पास हिम्मत हो वो पहाड़ को भी झुका सकता है। दिवाकर और उन लुटेरों में जमकर मारपीट हो रही थी। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। उधर दिवाकर अब उन लुटेरों पर भारी पड़ रहा था। तभी एक लुटेरे ने उस पर गोली चला दी। बहुत बहादुर बन रहा था ना, ले अब जाओ ऊपर, यमराज का कॉल आ गया। दिवाकर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कनपट्टी पर गोली लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा और उन लुटेरों में से
एक की बंदूक छीन ली और 2 लुटेरों को मार गिराया। तब तक पुलिस भी वहाँ आ पहुंची थी। सबको घेर लो, किसी को भागने मत देना। पुलिस लुटेरों को पकड़ने लगती है। 2 लुटेरे मारे जा चुके हैं, बाकी 2 पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। पुलिस ने दिवाकर की बहादुरी को सलाम किया। उसकी वजह से कई लोगों की जान बची, बैंक का पैसा सुरक्षित रहा और एक मासूम बच्ची के पिता का सपना चकनाचूर होने से बच गया। लेकिन बहादुरी की ये कीमत दिवाकर ने अपनी जान देकर चुकाई। क्यों गए आप मुझे अकेला छोड़कर? आखिर क्यों? दिवाकर की मौत के बाद उसकी सास और ननन ने शांति का जीना हराम कर दिया। वो किसी भी कीमत पर शांति को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। उन लोगों ने उस पर कई सारे जुल्म किए। कभी उसे भरपेट खाना नहीं देते, तो कभी बिना कारण उसकी पिटाई करते और आखिरकार उन लोगों ने शांति को घर से बाहर फेंक दिया। वो बेचारी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल शांति को दूर एक पेड़ दिखाई दिया। वो उसके नीचे जाकर बैठ गई। हाँ, यहाँ तो छांव है, ये जगह ठीक है, मैं यहीं रुक जाती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। शांति उसी पेड़ के नीचे लेट गई। उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास कुछ पैसे पड़े हैं। वो मन ही मन सोचने लगी कि लगता है किसी ने मुझे भिखारी समझकर ये पैसे यहाँ रख दिए। भिखारी? हाँ, मैं तो अब भिखारी ही हो गई हूँ। क्या है मेरे पास? न खाने को, न रहने को, और ना ही आगे जिंदगी कैसे चलेगी, इसका कुछ इंतजाम भी नहीं है मेरे पास। शांति काफी देर वहां बैठी रही। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी। शाम के 7 बज रहे थे। उसे जोरों की भूख लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं था और वो भीख के पैसे से कुछ नहीं लेना चाहती थी। अचानक उसके सामने एक फेरी वाला ठेला लगाकर खड़ा हुआ। बहन जी, भूखी लग रही हो क्या? बचा हुआ एक समोसा है, ले लो। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे की बात मत करो बहन जी, ले लो, खा लो, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें खाने की जरूरत है। ठीक है भैया। उस समोसे ने उसके टूटे हुए मन में उम्मीद का पहला बीज बोया। अगले दिन शांति ने उसी पेड़ के नीचे झाड़ू लगाई, पास की दुकानों में मदद मांगी, बर्तन मांजने लगी। कुछ लोगों ने ताने मारे, लेकिन कुछ ने उसे इज्जत दी, खाना दिया, एक ढंग की चादर दी। अरे बहन जी, इस पेड़ के नीचे रोज बैठती हो, सफाई करती हो, आओ हमारे गोदाम के बाहर झाड़ू पोछा कर दो, हर हफ्ते कुछ पैसे मिलेंगे। शांति को छोटे मोटे काम मिलने लगे। धीरे धीरे उसने पेड़ के नीचे एक पुरानी टीन की छत लगाई, एक बोरी की दीवार बनाई और वो उसी पेड़ घर में रहने लगी। कुछ दिन और बीते, फिर एक दिन उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। शांति रात में अकेली तड़प रही थी, दर्द से कराह रही थी। हे भगवान, कोई तो मदद करो। उसी वक्त एक ऑटो वाला जो रोज वहाँ से गुजरता था, उसकी आवाज सुनकर रुक गया। बहन जी, क्या हुआ? अरे, बच्चा होने वाला है क्या? जल्दी चलो, मैं अस्पताल ले चलता हूँ। शांति को अस्पताल पहुँचाया गया। कई घंटे की तकलीफ के बाद उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बधाई हो, बेटा हुआ है। अगले दिन जब शांति उस बच्चे को सीने से लगाए पेड़ के नीचे वापस आई, तो कुछ लोग उसे देखने आने लगे। कोई दूध लाया, कोई पुराने कपड़े। उस पेड़ के नीचे अब एक नया जीवन पनप रहा था। बेटा, तूने हार नहीं मानी, तू तो सच में बहुत बहादुर है। धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे लोगों की चाय पीने, बैठने, बात करने की जगह बन गई। शांति ने वही एक छोटी सी चाय की टपरी लगा ली। वो चाय के साथ साथ लोगों को अपनी कहानी सुनाती, दुख, हिम्मत और उम्मीद की। अरे दीदी, तुम्हारी चाय में कुछ अलग स्वाद है। ये चाय नहीं है साहब, ये जिंदगी का स्वाद है। वो पेड़ अब पेड़ नहीं रहा, वो गरीबों का आसरा बन गया। और शांति, वो अब सिर्फ अकेली औरत नहीं थी, वो थी गर्मी में गरीब का पेड़ घर, जो कई लोगों के लिए प्रेरणा की कहानी थी। कांपते हुए हाथों से बरखा प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही होती है और आंसू का एक बूंद पेपर पर भी गिरता है। ओ मैडम, कछुए की तरह दस्तखत करती रही तो पूरा दिन बीत जाएगा एक दस्तखत करने में ही। फटाफट चल चल। ये लीजिए जेठानी जी, जायदाद के कागजात। अब से पीहू के पापा और मेरे नाम की सारी जायदाद आपके नाम हो गई है। ठीक है, तो चलो
अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अब भी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। अब शगुनी विधवा कहीं की। बरखा के पति नित्यम और 8 साल की बेटी पीहू का एक एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, जिसके बाद विधवा बेसहारा बरखा पर उसके जेठ अभिनव और जेठानी रितिका खूब अत्याचार करते हैं और उसे जबरदस्ती नित्यम और उसकी जायदाद को उनके नाम पर करने के लिए मजबूर करके घर से बाहर निकाल देते हैं। ससुर इंद्रनील चिल्लाते हैं, ये तो सही नहीं कर रहा है अभी बेटा। घर की लक्ष्मी को इस तरह घर से बाहर मत निकाल। पापा जी, हमारा रिश्ता नित्यम और पीहू से था, अब इस पनौती विधवा से क्या लेना देना? हमने इसका ठेका नहीं ले रखा है। रोते बिलखते हुए बरखा अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल रही होती है और तभी एक लाल पेंट का डिब्बा गिर जाता है और बरखा के पैर उस फर्श पर फैले लाल रंग पर पड़ते हैं और उसके लाल छापे घर के बाहर की तरफ जाते हुए छप जाते हैं। आखिर घर की लक्ष्मी रूठ कर चली ही गई। अरे यार पापा, अपनी फालतू की तकियानुसी बातों का टेप बंद करो यार। रितिका, एक कोल्ड कॉफी बनाओ यार, वरना ठंडी बर्फ वाली शिकंजी ही पिला दो। गर्मी बहुत बढ़ गई है। भयंकर गर्मी के मौसम ने अपने आने की दस्तक दे दी थी। नंगे पांव चलते हुए बरखा के पांव जल रहे थे, लेकिन वो दर्द उसके मन पर लगी चोट के सामने कुछ नहीं था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, पति, बेटी और अब तो अपने भी। इस भीषण गर्मी में मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं। ताई जी और ताऊ जी हैं, लेकिन जिन्होंने बचपन में ही हमसे 2 मीठी बातें नहीं की, वो अब क्या ही मदद करेंगे। एक विधवा का इस समाज में कोई मोल नहीं होता। मैं तो अपने सारे अधिकार खो चुकी हूँ। अब मैं इस जान लेने वाली गर्मी में क्या करूं, कहाँ जाऊं? बरखा गांव में इधर से उधर तपती धूप में भटकती ही रहती है। वो 2 दिन स्टेशन के बेंच पर सोती है। रेलवे विभाग वाले उसे वहां से धक्का मारकर निकाल देते हैं। वो गांव में कई जगहों पर जाकर नौकरी ढूंढती है, लेकिन कुछ जगह उसे सच में नौकरी नहीं मिलती और कुछ जगह उसके विधवा होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिलती। बरखा एक नदी के किनारे जाकर बैठती है। कहीं भी नौकरी नहीं मिली। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। 2 दिन से पेट में अन्न का एक निवाला तक नहीं गया। तभी वो नदी में बहते श्राद्ध के फल देखती है और उन्हें ही खा लेती है। वो जंगल में घास और फूस एकत्रित करके एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करती है। जब तक मेरे पास पैसे नहीं आ जाते, तब तक मैं यहीं इसी झोपड़ी में रहूंगी। गर्मी दिन ब दिन अपना रौद्र रूप लेने लगती है और बरखा के हाल बद से बदतर होने लगते हैं। बरखा अपनी झोपड़ी की खिड़कियों पर गीला कपड़ा टांगती है ताकि झोपड़ी ठंडी हो सके। वो मिट्टी के घड़े का ही पानी पीने लगती है। अब जाकर पूरे बदन में लगी आग को ठंडक मिली। बाहर निकलो तो ऐसा लगता है मानो किसी आग की भट्टी में कदम रख दिया हो। मुझे कुछ न कुछ काम तो करना ही होगा, वरना इस गर्मी के कहर में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन मैं क्या करूं? घर काम करने जाऊं तो सभी कहते हैं कि हम एक विधवा को अपने घर की नौकरानी नहीं बना सकते। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? बरखा को बूट पॉलिश का सुझाव आता है और वो चौक किनारे सड़क पर बैठकर लोगों के बूट पॉलिश करती है। उससे वो थोड़े बहुत पैसे कमाने लगती है और अपने बलबूते पर अपना जीवन यापन करने लगती है। 2 रुपए और 3 रुपए। जिस दिन ये गुल्लक भर जाएगा, उस दिन मैं एक किराए के मकान में रहने लगूंगी। भगवान जी बस मेरा साथ दीजिएगा, अपना हाथ मेरे सर से उठाइएगा नहीं। झुलसती गर्मी में बरखा लोगों के जूते पॉलिश किया करती। वो पैसों की बचत करने की खातिर दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाती। एक रोज उसकी चप्पल टूट जाती है। ओफो, ये चप्पल मैंने पूरे 300 रुपए की ली थी, वो भी ये पीहू के पापा ने दिलाई थी मुझे। समय भी कैसा होता है। यकीन ही नहीं होता कि मेरे जिगर के 2 टुकड़े, पीहू और पीहू के पापा, दोनों ही आज इस दुनिया में नहीं रहे। ये सोचते हुए बरखा की आंखें नम हो जाती हैं। वो अब बिना चप्पल के नंगे पांव ही चलने लगती है। बाहर धूप में चल चलकर उसके पैरों में छाले आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में उस दर्द को भी सहन कर लेती है। गर्मी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है और एक दिन सड़क पर चलते चलते बरखा कड़कती गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर जाती है। तभी एक 8 साल की छोटी लड़की उसे देखकर दूर से ही भागते हुए आती है। मम्मा, मेरी मम्मा। अनवी बेटा रुको, गाड़ी आ जाएगी। अनवी के पिता मोहित भी उसके पीछे पीछे भागते हैं और तभी वो भी बरखा को सड़क पर लेटे हुए बेहोश देखकर हैरान और चकित रह जाते हैं। प्रीति? लेकिन प्रीति तो मर चुकी थी, फिर ये जिंदा कैसे? डैडा देखो ना मम्मा को, मम्मा जिंदा है, मेरी मम्मा जिंदा है। आखिर मोहित बरखा को प्रीति
और अन्वी बरखा को अपनी मम्मी क्यों समझ रही थी। मोहित बरखा को अपनी कार में बिठाकर अपने बंगलों में ले जाता है और जब बरखा को होश आता है तभी वो अपने आप को एक आलीशान से राजसी कमरे में पाती है और उसके पास अन्वी बैठी होती है। मम्मा मम्मा, मैं आपकी लाडली अन्वी, ये देखो मैंने आपकी और मेरी फेवरेट पॉप साइकिल आइसक्रीम लाई है। सन बहुत गर्मी दे रहे हैं ना आजकल, इसलिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम की चुस्की लो। मम्मा, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मा और आप कौन है जी? अन्वी, अन्वी बेटा, आप थोड़ी देर बाहर खेलने जाओगे बेटा? पापा को मम्मा से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके पापा। अन्वी कमरे से बाहर चली जाती है। तभी मोहित बरखा को उसकी और उसकी स्वर्गवासी बीवी प्रीति की तस्वीर दिखाता है। प्रीति हूबहू बरखा जैसी ही दिखती है। ये क्या, ये औरत तो डिट्टो मेरी तरह ही दिखती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बरखा जी। आपको मेरा नाम कैसे पता है जी? मैंने आपके बारे में गांव वालों से जानकारी हासिल कर ली है। दरअसल इतनी तेज गर्मी के कारण आपको बीच सड़क पर ही चक्कर आ गए थे और आप सड़क पर बेहोश पड़ी थी, जिसके बाद मेरी बेटी ने आपको देख लिया। जी हाँ, आप मेरी बीवी प्रीति की तरह दिखती हैं। हम पहले बुंदेलखंड में रहते थे, लेकिन अब मैं अपना बिजनेस यहाँ पर एक्सपेंड करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आ गया। प्रीति की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी और इतने सालों बाद तुम्हें देखकर अन्वी को। मैं समझ सकती हूँ, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बरखा भी मोहित को अपनी कहानी बताती है और उसे धन्यवाद कहती है। दोनों में बातें होती हैं। बरखा जी, आप मेरी अन्वी को अपनी बेटी की तरह मानकर क्या उसकी माँ बनकर रहेंगी? प्रीति के जाने के बाद ऐसा एक दिन नहीं गया जब अन्वी रोई नहीं है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। बरखा जी, क्या आप अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहेंगी, मेरी मदद करके, मेरी बेटी की माँ बनके? मोहित जी, दुनिया में एक जैसी शक्ल के 7 लोग मौजूद होते हैं, ये बात तो मुझे पता थी, लेकिन उन 7 में से मैं भी एक हूँ, ये जानकर आज अजीब सा महसूस हो रहा है। इस दुनिया में अब मेरा भी कोई नहीं बचा है। मैं अपने जीवन को अन्वी की खुशियों की खातिर सौंपने के लिए तैयार हूँ मोहित जी। मैं अन्वी की मम्मा बनने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू बरसा जी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतने लंबे समय बाद मेरी अन्वी खुश होगी। बरखा अन्वी के साथ रहने लगती है और उसे भी अन्वी से लगाव हो जाता है। इस सब के बीच बरखा और मोहित में भी प्यार पनपने लगता है और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। विधवा बरखा के सफेद जीवन में फिर से खुशियों के रंग भर जाते हैं और एक दिन जब वो अपने घर के आंगन में आती है तभी अपने जेठ अभिनव को गाड़ी साफ करते हुए देखती है। जेठ जी, आप? तुम? अभिनव के बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिस कारण उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ता है और आज किस्मत ने उसे उसी के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसे एक वक्त पर उसने अपने घर से बाहर निकाला था। शर्म नहीं आई तुम्हें, विधवा होते हुए भी गैर मर्द के साथ? अबे ओए, अपनी हैसियत देखकर बात कर। भूल मत, ये मेरी बीवी है और इस घर की मालकिन। कहर। चलते चलते लाचार गर्भवती माँ कावेरी और उसकी 7 साल की बेटी चिंकी की चप्पल टूट जाती है और उसे और उसकी बेटी चिंकी को तपती हुई भयानक धूप में नंगे पांव ही चलना पड़ता है। गर्मी का कहर बढ़ चुका था और उस गर्मी में सड़क पर नंगे पांव चलना मानो आग के अंगारों पर चलने समान था। लेकिन आखिर गर्भवती कावेरी के साथ हुआ क्या था? क्यों वो इतनी भीषण गर्मी में अपनी बेटी के साथ इस गर्भावस्था में यूं सड़क पर बेसहारा होकर भटक रही थी? वो जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। कावेरी की शादी मुकुंद से हुई होती है। मुकुंद और उसके माता पिता चंदा और ब्रिजमोहन बहुत अजीब ख्यालों वाले थे। उन्हें चाहिए था तो सिर्फ बेटा ही, लेकिन कावेरी को एक बेटी पैदा होती है। चिंकी के बाद अब कावेरी इतने सालों बाद फिर से गर्भवती हो चुकी थी। अरे ओ करम चली, तनिक चाय नाश्ता तो नसीब होगा कि नहीं, या हवा खाकर ही दिन की शुरुआत करें हम। गर्भवती हो, बीमार नहीं जो तुम्हें आराम ही करने दे हम। कल मुही कहीं की। माफी चाहती हूँ माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय और नाश्ता। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हमारे हाथों में हमारा पोता आएगा। तुझे तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कावेरी बहू, हमें इस बार लड़का ही चाहिए। लड़की हुई तो देखना सीधा कूड़े में फेंक देंगे। लेकिन माँ जी, लड़की हुई तो क्या हुआ, लड़की तो लक्ष्मी माँ का रूप होती है। तभी कावेरी का पति मुकुंद गुस्से से बोलता है, चुप रहो तुम, एक मनहूस पनौती तो पैदा कर दी है। इस चिंकी के आने से क्या फायदा हुआ है हमें? मुझे कुछ नहीं पता है कावेरी, मुझे बेटा ही चाहिए बस।
कावेरी अपने घर वालों की इस दकियानुसी रूढ़िवादी सोच को लेकर बहुत तनावग्रस्त हो जाती है। उसके घर वाले अंधविश्वास में बहुत मानते थे। एक दिन उन्होंने घर में एक हवन रखा जिसमें कावेरी को पूजा में बिठाया गया और गुरु माँ उसकी पूजा करके ये बताने वाली थी कि उसे बेटा होगा या बेटी। मुकुंद, चंदा और ब्रिजमोहन तो बड़ी खुशी से बेटे की ही आस लगाए बैठे थे। अपने मंत्रों के उच्चारण को समाप्त कर गुरु माँ कहती हैं, बहू के ग्रह नक्षत्र तो यही बता रहे हैं कि उसे एक बेटी ही होगी और इसकी कोख में कभी बेटे का सुख लिखा ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बेटियां ही पैदा कर सकती है। क्या? गुरु माँ की ये बात सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। तीनों भी गुस्से से आग बबूला होकर बेचारी कावेरी और चिंकी को घर से बाहर निकाल देते हैं। निकल जाओ मेरे घर से। असली पनौती तो तुम हो, जो इस घर को उसका वारिस नहीं दे सकती। उस औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए मुकुंद जी, मुकुंद जी। मुकुंद कावेरी के मुंह पर घर का दरवाजा बंद कर देता है। अब बेसहारा गर्भवती कावेरी और चिंकी दोनों इस विकट गर्मी के मौसम में तवे जैसी गर्म सड़कों पर चलकर यहाँ से वहां भटकने लगते हैं। कावेरी और चिंकी दोनों कई दिनों तक भूखे पेट ही रहते हैं। चल चलकर उनकी चप्पल तक टूट जाती है। कभी सोचा नहीं था कि मैं ये दिन भी देखूंगी अपने जीवन में। ये किस मझधार में अटक गई हूं मैं, भगवान जी। मेरा बेड़ा पार करो भगवान जी। इस गर्भवती माँ पर जरा सी तो दया बरसा दो। रो मत माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कावेरी और चिंकी सड़क पर ही रहने लगते हैं। एक दिन जब आइसक्रीम वाला सड़क के पार जा रहा होता है, तभी चिंकी को भी आइसक्रीम खाने का मन करता है। माँ, वो देखो आइसक्रीम। मुझे भी आइसक्रीम खानी है। गर्मी के मारे गला बिल्कुल सूखे रेगिस्तान जैसा हो गया है। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा है। कावेरी को चिंकी का उतरा हुआ मुंह देखकर बहुत दुख होता है। वो दोनों घास फूस से एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। वो मंदिर का खाना खाते और पास के कुएं से पानी पीते। गर्मी दिन ब दिन और रौद्र रूप ले रही थी। कावेरी झोपड़ी की खिड़कियों पर गीला कपड़ा लगाती है ताकि झोपड़ी में ठंडक बनी रहे। वो कई जगहों पर काम ढूंढने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। एक दोपहर को तड़कती भड़कती उस भयावह गर्मी में गर्भवती कावेरी चक्कर खाकर गिर जाती है, जिसके बाद उसे गांव वाले अस्पताल ले जाते हैं। जब चिंकी अस्पताल पहुंचती है तभी, बेटा, आपको अपने पापा से कहकर फौरन 50,000 रुपए का इंतजाम करना होगा, वरना आपकी माँ और उसके बच्चे की जान खतरे में जा सकती है। चिंकी बहुत घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो रास्ते पर चली रही होती है कि अचानक से गड्ढे में गिर जाती है, जहां पर वो देखती है कि एक आदमी पैसे से बने भूमिगत घर में रह रहा है। वो आदमी खर्राटे मारते हुए सो रहा होता है। अरे, ये तो वही आदमी है जिसने गरीबों के करोड़ों लूटे हैं और पुलिस इसकी तलाश कर रही है। चिंकी पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को उस लुटेरे तक ले जाती है। चिंकी को इस काम के लिए पूरे 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है और उसका सत्कार किया जाता है। वो उन पैसों से माँ का हॉस्पिटल बिल भरती है और आगे जाकर कावेरी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। दोनों बेटियां बड़ी होकर खूब नाम कमाती हैं और कावेरी को दुनिया की सारी खुशियां देती हैं। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।